नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंडी विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग झारखंड सेक्शन के अंतर्गत मौर्य शासन, हर्ष शासन एवं गुप्ता शासन के दौरान झारखंड की स्थिति और मौर्य काल और हर्ष काल और गुप्त काल का झारखंड पर प्रभाव, इन सबसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे झारखंड सेक्शन के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और इसके साथ ही उनकी व्याख्याओं को भी देखेंगे, जिससे कम समय में ही अधिक रिवीजन हो और एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन छूटे नहीं और अधिक से अधिक सही करने का प्रयास हमारा रहेगा। तो ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं झारखंड 360 MCQ पुस्तक से। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे अच्छे MCQ दिए गए हैं और इसी लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए पुंडरीक देश, ऑप्शन बी कुक्कुट देश, ऑप्शन सी पशुभूमि, ऑप्शन डी मुरुंड। तो हम सभी जानते हैं कि पुंडरीक देश तो महाभारत में कहा गया था और पशुभूमि भी महाभारत में ही कहा गया था। और मुरुंड और मुंड, ये सब, मुरुंड तो कहा गया था विष्णु पुराण में फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड नाम झारखंड का कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से देखने पे पता चलता है कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया था। ये इसका सही उत्तर और व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर भी ऑप्शन बी ही है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि चाणक्य की रचना कौन थी। तो चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र थी और इसमें झारखंड को कुक्कुट देश से कहा गया है। और यहाँ पर कुक्कुट देश में चाणक्य के अनुसार, जिसका नाम कौटिल्य भी था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी रिपब्लिकन सिस्टम था, यानी कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक था कि शासक जो था वह लोगों द्वारा चुना जाता था। और एक और चीज़ है यहाँ पर फैक्ट कि इंद्रवाहक नदी में हीरे मिलते थे। और इंद्रवाहक नदी कौन कौन सा नदी है? ईब और शंख नदियों का इलाका। और ये नदियाँ आज के वर्तमान गुमला ज़िले के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार हमने व्याख्या भी देखा है और इसमें से बहुत सारे प्रश्नों को हल भी किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हाथी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से हाथी अपनी सेना में लेता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे और जंगल झाड़ में अभी भी देखते होंगे आप लोग कि पूरे झारखंड में हर जगह पर हाथियों का भ्रमण परिचर्चा में बना हुआ रहता है, यानी न्यूज़ में डिस्कशन का मुद्दा रहता है कि यहाँ पे ग्रामीण इलाका में हाथी घुस गया है और गांव में हाथियों का प्रवेश, ये सब आप देखते ही होंगे। तो हाथी ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी उसकी सेना के लिए यहाँ से हाथी ले जाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? ऑप्शन ए अटावी देश, ऑप्शन बी कर्कखंड, ऑप्शन सी अखड़ा भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अटावी देश, ऑप्शन ए। अशोक ने शिलालेख 13वें में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी के नाम से की है। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटवी प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इसी प्रदेश में शामिल था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक प्राप्त कर सकें। इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि ये जो उसकी सीमा थी अशोक के साम्राज्य की, तो 13वां शिलालेख जब वो लिख रहा था तब उसमें लिखा उसने कि जो मेरा समीपवर्ती राज्य है उसमें से आटविक भी था और इस आटविक में झारखंड के साथ ही MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र भी आते थे। तो उसने कहा कि इन जनजातीय लोगों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था, जो कि था भी, जो सभी प्राणियों को जियो और जीने दो के विचार पर था। और बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव उसके धम्म के सिद्धांत पे था
कि जिसमें से हिंसा को अधिक से अधिक नहीं किया जा सके, यानी हिंसा कम से कम हो और लोगों को सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें उसके धर्माचरण में थी जो कि श्रेष्ठ थी, और वह मानता था कि ये लोग भी सभी लोग मेरे धर्म को माने। चौथा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धम्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था, ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी रक्षित। तो राहुल तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। नागसेन जिसका नाम नागार्जुन भी था वह तो मीनांडर के समय में था, यानी अशोक के बाद में। और संघमित्रा जो थी वह किसी और समय में थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रक्षित। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी बृहद्रथ। तो आप सभी जानते हैं कि शिलालेख किस मौर्य शासक ने जारी करवाए थे, वह आपका अशोक ही था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार से होता है अशोक। अशोक सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कलिंग जो देश है वो उत्तरी ओडिशा को कलिंग कहा जाता था। तो आप बताइए कि ओडिशा के रास्ते मगध जो कि दक्षिणी बिहार था, और यानी कि गंगा नदी के इस तरफ वाला क्षेत्र मगध में आता था। तो कलिंग से मगध जाने में, यानी ओडिशा से मगध जाने में, यानी ओडिशा से बिहार जाने में कौन सा रास्ता यूज किया जा सकता है? क्या वह छत्तीसगढ़ का होगा, राजस्थान का होगा, बंगाल का होगा या झारखंड का होगा? अभी तक आप लोग उत्तर समझ ही गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। कलिंग राज खारवेल ने झारखंड के रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। सातवां प्रश्न है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी गिरिडीह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रांची। इसकी व्याख्या है, झारखंड में कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स और ट्रिक इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि कनिष्क जो कि राजा था कुषाण वंश का, तो राजा के सिक्के कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? हमारी राजधानी से ही प्राप्त होंगे राजा के सिक्के, और झारखंड की राजधानी कहाँ है? वह रांची है। तो राजा के सिक्के रांची से मिले हैं, यानी कनिष्क राजा के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। और कनिष्क महायान संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था उसको फॉलो करता था वह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी उपगुप्त। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। इसे आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड भी शामिल था उसको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसकी व्याख्या बताती है, समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के समय पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? क्योंकि जो गुप्त शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया और हिंदू धर्म को पुरानी जो खोई हुई उसकी प्रतिष्ठा थी उसको वापस दिलाया। इसी वजह से बौद्ध धर्म पे उनका ध्यान कम था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति है में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। इस प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति
जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उसकी प्रशस्ति जो कि राजा की प्रशंसा में जो लिखा जाता है शिलालेख उसको प्रशस्ति कहते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद में। उसमें छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? मुरुंड देश कहा गया है। और उसका कौन सा विजय था? तो आठविक विजय था। उसमें झारखंड प्रदेश भी शामिल था और झारखंड उसके शासन के अंतर्गत रह गया। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। ऑप्शन बी, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन सी, चायबासा में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो हमने जैसे पढ़ा कि कुषाण शासक के सिक्के यहाँ पर मिले हैं, जो कि सही था, यानी कि कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। तो हाँ, ये था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। चायबासा में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। तो हाँ, ये सब प्रथाएं महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की देन है, ये सत्य है। ऑप्शन बी, हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्तकाल के ही हैं, यह भी सत्य है। और सतगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं, यह प्रश्न भी सत्य है फ्रेंड्स। और चौथा ऑप्शन है, चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है, जो कि असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या कह रही है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया मंदिर के अवशेष पलामू में नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्तकाल का कुआं मिला है, यह ऑप्शन सत्य है फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन है, गुप्तकाल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है, यह भी सही है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी 3 ऑप्शन जो दिए गए वो सभी सही थे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकाल की देन माना जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मुंडा महतो पाहन तथा भंडारी प्रथा कौन सा काल का देन है? तो गुप्त काल का देन है। और फिर अगला फैक्ट है, हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। यानी मदुही पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में, जहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। गुप्तकाल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी जब पूछेगा आपको एग्जाम में कि प्राचीन भारत में किस शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, तो उसका उत्तर होगा गुप्तकाल में। और मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन भारत में कौन सा शासक का शासन जो था वह स्वर्ण युग कहा जाता था? वह था मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? ऑप्शन ए, मदन राय। ऑप्शन बी, प्रताप राय। ऑप्शन सी, कंदरे राय। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए व्याख्या देखते हैं। मदन राय, प्रताप राय एवं कंदरे राय, ये सभी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, कि किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? तो ऑप्शन ए शशांक है। ऑप्शन बी हर्ष है। ऑप्शन सी राज सिंह है। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शशांक। तो पढ़ते हैं, पश्चिमी बंगाल यानी गौड़ का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी राजा था। इसके साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, ओडिशा तथा बंगाल तक था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड के भूभाग में थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राचीन काल का कौन सा राजा था जिसकी राजधानी झारखंड के भूभाग में थी? तो वो शशांक था। शशांक कौन धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। और इसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं बेनू सागर यानी बेनी सागर का मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, और यह सिंहभूम तथा मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। तो पूछेगा बेनू सागर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर कोचांग में स्थित है।
और ह्वेनसांग ने शशांक को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु वाला राजा बताया है। क्यों बताया ऐसा, इसके पीछे एक कहानी है कि शशांक जो था वह शैव धर्म का इतना कट्टर अनुयायी था कि बौद्ध गया में जो जो जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पीपल वृक्ष को उन्होंने जड़ समेत काट दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन से अधिकारी नियुक्त किया था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी आटविक। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के सामने होगा कि समुद्रगुप्त के समय यह कौन से क्षेत्र में आता था, तो वह आटविक प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो कौन अधिकारी हो सकता है? आटविक ही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या है, चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु आटविक नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलोना सुफलाना यानी कर्ण स्वर्ण कहा है। यह सही है। ऑप्शन बी, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। यह भी सही है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। यह भी सही है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या यह है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण या फिर किलोना सुफलाना कहा है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग ने झारखंड को क्या कहा है, तो कर्ण स्वर्ण या किलोना सुफलाना। और ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। और प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी धनबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। ज्ञातव्य है कि चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और वहीं रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? ऑप्शन ए जीवगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी माहीपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के जीवगुप्त द्वितीय राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। 18वां प्रश्न आपके सबके सामने है, निम्न में किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो यह भी हमने पढ़ा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चाईबासा। इसकी व्याख्या है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? ऑप्शन ए 5वें शिलालेख, ऑप्शन बी 6ठे शिलालेख, ऑप्शन सी 14वां शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो हम सबने पहले पढ़ा कि 13वें शिलालेख में उसने कहा था कि वहाँ के कि आटविक प्रदेश की जनजातियों को मेरे धर्म का पालन करना चाहिए। तो कौन सा शिलालेख होगा? ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्माधिकारी रक्षित को भी भेजा था। इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? ऑप्शन ए इंद्रवाहक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी कोनार। आप सभी जान रहे होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है, अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नामक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पालवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था, ऑप्शन बी पालवंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था, ऑप्शन सी पालवंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पालवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग रहा। पालवंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। इस काल की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि पालवंश बिहार, बंगाल और झारखंड ये सबको मिलाकर बना हुआ था, वहाँ पर शासन करता था। तो ऑफकोर्स सी बात है कि हाथी यहाँ के जंगलों से जाता ही होगा उसकी सेना में, और पालवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का होगा ही, और उस काल की सेना में झारखंडी लोग तो होंगे ही शामिल, क्योंकि यहीं का जब शासन था। तो अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ऑप्शन ए रामशंकर महतो, ऑप्शन बी आर रामाशास्त्री, ऑप्शन सी DN मजूमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर रामाशास्त्री।
ये केवल फैक्ट है फ्रेंड्स कि इतिहासकार आर रामाशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। 23वां प्रश्न आप सबके सामने है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? ऑप्शन ए दक्षिणापथ, ऑप्शन बी उत्तरापथ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिणापथ मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, जो कि मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग था। यानी दक्षिण जाने के लिए मौर्यकालीन लोग झारखंड से होकर जाते थे। 24वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, गुप्तकाल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारीबाग। गुप्तकाल में झारखंड के हजारीबाग जिला में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे। सॉरी फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न अभी आया है सामने। झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? ऑप्शन ए ईचागढ़ सरायकेला, ऑप्शन बी दुंगा गुमला, ऑप्शन सी पटमदा जमशेदपुर, ऑप्शन डी बुकरू रांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है बुकरू रांची से गुप्तकालीन कुआं मिला है। बुकरू यानी पिठौरिया से गुप्तकालीन कुआं मिला है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सभी को अच्छा लगे देखने में तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो हो। और अगर आप लोगों को कोई कमी दिखती है मेरे पढ़ाने में तो आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अच्छा लगता हो तो आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप सभी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगा। और ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।